बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस एक ही वीडियो में आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है यानी कि हिंदी ऐच्छिक का, ठीक है, इसका आपका विद इन 3 to 4 डेज यानी कि 19 फरवरी 2024 को आपका हिंदी इलेक्टिव का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में। तो इसी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सैंपल पेपर नंबर 5 को इस एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ना वो अराउंड आपकी 50 मिनट तक की बनेगी, ठीक है। तो पूरा देख लेना, आपके 5वें सैंपल पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो 10 के 10 सैंपल पेपर हैं इनकी वीडियोस देखना, तो वो जो प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे के सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ही मिल जाएगा, आप कहीं से भी जाके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके का रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई भी सीरीज होगी और 4 में से कोई एक सेट मिल जाएगा, कोई भी कोड हो सकता है। इसमें आपको अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, 10:30 से 1:30 का आपका पेपर है। देखिए पैटर्न जहाँ तक रहा तो ये तो आप सभी को भी पता है, ठीक है। 5वां पेपर आपको करवा रहा हूँ, मिड टर्म आप दे ही चुके हैं, प्री बोर्ड आप दे ही चुके हैं, तो सेम पैटर्न है आपका, ठीक है। पेपर के अंदर 2 खंड है, एक है आपका खंड आ जिसमें आपके 40 वास्तुपरक प्रश्न है, यानी कि टोटल आपके 40 एमसीक्यूज हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसमें 6 हैं। फिर आपका खंड बा आ जाता है, इसमें आपके 8 वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिसमें रचनात्मक लेखन हो गया, अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर हो गए, अंतरांतराल के क्वेश्चन आंसर हो गए और शब्द व्याख्या हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खंड आ और खंड बा इन दोनों को ही आज की इसी वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि वीडियो 50 मिनट तक की बनेगी, तो पूरा एंड तक जरूर देख लेना, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए जो कि हमारा वास्तुपरक रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये एक अपठित गद्यांश होता है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। फिर इससे संबंधित एक एक नंबर के 10 हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, मैं भी पढ़ूंगा और आप भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि ये जो पैसेज है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टैंजा आपका देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का है। तो आइए पढ़ते हैं। देखो, मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जो जीवन है वो दिशाहीन तथा व्यर्थ लगता है, यानी कि लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ कि एक दिशाहीन युवा आगे बढ़े जा रहा था, फिर उसने रास्ते में देखा कि महात्मा जी की कुटिया है। तो वो जाके रास्ते में महात्मा जी से पूछने लगा कि महात्मा जी ये रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने उस दिशाहीन व्यक्ति से पूछा, अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। युवक ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। तब महात्मा जी ने कहा, फिर पूछ क्यों रहे हो, तुम्हें क्या मतलब, फिर क्या फर्क पड़ेगा, ये रास्ता कहीं पे भी जाए। कहने का मतलब ये है, बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और फिर उस पर कार्य करो। अपनी राह स्वयं बनाओ। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस होता है, ना कि उनके सामने घुटने टेकने का, ठीक है। अगला स्टैंजा देखते हैं। तो अगला स्टैंजा आपका यहाँ पे है। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफल होता है। यानी कि आपने सोच लिया मुझे ये करना है तो आप करो, सफल हो गए तो भी अच्छा रहेगा, असफल हो गए तो सीख मिलेगी। लेकिन आपने सोच लिया आप कर ही नहीं रहे तो क्या फायदा है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, उसी के अनुसार वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे एक विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, जैसे आपका लक्ष्य भी है कि अच्छी परसेंटेज आए 12th में, है ना। और किसी अन्य जो व्यक्ति है उसका लक्ष्य क्या होगा, जैसे महिला है तो किसी महिला का लक्ष्य क्या होगा कि वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है। ऐसा मानना है कि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जैसे आपने 11th में वो क्या बोलते हैं नोट मेकिंग पढ़ी होगी ना, तो उसमें हम पहले 4 हेडिंग बनाते थे, फिर उसकी सब हेडिंग बनाते थे और उसका एक टाइटल होता था। तो आप ये समझो टाइटल हमारा लक्ष्य है, उसके जो 4 हेडिंग्स हैं, नोट्स हैं, ये हमारे छोटे छोटे लक्ष्य हैं और उनके लिए किए जाने वाले कार्य वो हमारी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो देखा नोट मेकिंग से मैंने कैसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
जब हम छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में, हमारे अंदर आत्मविश्वास, मोटिवेशन आ जाता है कि यार मैंने ये कर लिया तो मैं इतना बड़ा भी कर सकता हूँ, इतना एक अपना लक्ष्य जो उसे भी प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, चाहे उसे फिर पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, बस सफलता ही आपको मिलनी चाहिए, आप ऐसे कार्य करो। सच तो ये है कि जब आप कोई काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको उसमें सफलता मिले, लेकिन हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए। गीता का एक श्लोक है, श्लोक तो वैसे संस्कृत में याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ बताता हूं, और वो ये है कि कर्म हमारे फल में है, कर्म हमारे हाथ में है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर कर्म करते जाओगे, फल की चिंता नहीं करोगे, तो ना तुम असफलता से कभी घबराओगे, ना सफलता से कभी बहुत ज़्यादा आप उत्साहित होगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी एक जीवन की सच्चाई है। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी यदि आप हार कर गिर पड़े और एक बार पुनः उठकर प्रयास करने लगे तो स्वयं लक्ष्य आपके पास चल कर आएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या कहता है कि युवक कहाँ जा रहा था। तो सिंपल सी बात है, युवक कहाँ जा रहा था? दिशाहीन लक्ष्य की ओर। उसके पास कोई दिशा था ही नहीं। किसी विद्यार्थी का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? तो अभी हमने देखा था सबसे अधिक अंक पाना, ये लक्ष्य होना चाहिए उसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फिर है बच्चों कि किसी महिला का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो महिला का लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना। अभी हमने पढ़ा था ना कि किसी महिला का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना हो सकता है। ओके, फोर्थ ये है कि व्यक्ति जो है वो अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करे, क्या वो अपने सुख दुख कार्य या फिर क्षमता। तो मैंने आपको बताया था ना अभी जब पैसेज पढ़े थे कि अपनी क्षमता के अनुसार मनुष्य को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, छोटे लक्ष्य प्राप्त करने पर क्या होता है? जैसे नोट मेकिंग एग्जांपल लिया था ना, किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए हम छोटे लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? क्या मनुष्य का लक्ष्य पूरा हो जाता है? अभी बड़ा लक्ष्य तो बना ही हुआ है, अभी तो पूरा कैसे हो जाएगा? मनुष्य सुखी हो जाता है? नहीं। दुखी हो जाता है? नहीं, बल्कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ छोटा लक्ष्य हो गया तो मैं बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता हूँ। किसका जीवन सार्थक है? सार्थक जीवन उसी का है जो परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेके, बल्कि परिस्थितियों को बदलने का साहस रखे, वही है एक साहसी व्यक्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अभी हमने देखा बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं ये बनाने चाहिए। ओके, हमें कब तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए? तो कब तक? जब तक हमारे द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य को हम प्राप्त ना कर लें तब तक हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो आपका घ वाला राइट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्य के बिना जीवन कैसा होता है? तो दिशाहीन होता है, व्यर्थ होता है। किसी व्यक्ति का जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। असफल शब्द में उपयोग किया गया उपसर्ग कौन सा है? तो असफल तो दो शब्दों से मिलकर बना है, आ है उपसर्ग और सफल है मूल शब्द, तो आ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका ये काव्यांश वाला। ओके, काव्यांश यानी कि पद्यांश है, एक एक नंबर के 8 MCQ। अब आप चाहो तो इसे पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसे पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि प्रीमियर हो रहा है तो आप इसे पढ़ सकते हो। अब इसे पढ़ने के बाद में फिर जो क्वेश्चन मैं अभी आपको उसके आंसर भी बताऊंगा तो उसके फिर आप देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों क्या है कि कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुमार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है? तो कुम्हार बेसिकली जो क्या नाम है, ये दिए हो गए, मटके हो गए, इनको बनाता है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है इससे। तो कुम्हार को कवि क्या कहते हैं? दृढ़ संकल्पी बोलते हैं, क्योंकि वो एक मिट्टी से एक आकृत वस्तु बना देता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है। अर्थात जो मिट्टी है वो चाहे गल जाए, सड़ जाए, चाहे वो बारीक से बारीक ही क्यों ना हो जाए उसकी कड़, लेकिन फिर भी उसका विश्वास अमर और अटूट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी कभी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात वो चिर स्थायी है, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना ये विश्लेषित करता है। अर्थात ऋतुओं के अनुसार
एक ऋतु ऐसी आती है जब मिट्टी को रोना पड़ता है, एक ऋतु ऐसी आती है जब मिट्टी को हंसना पड़ता है, एक ऋतु ऐसी आती है जब मिट्टी को झूमना होता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये जो मिट्टी के अलग अलग टाइम के हिसाब से, मौसम चक्र के हिसाब से ये जो उसकी कृतियां हैं वो क्या दर्शाती हैं, वह सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है मौसम परिवर्तन के अनुसार। तो खा वाला आपका राइट है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, जो 49 मेघ 49 पवन, इसके माध्यम से कवि का क्या अर्थ है। अर्थात कवि कहता है कि 49 मेघ 49 पवन, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि कई बार असंख्य बार का संकेत, यानी कि कई बार का संकेत या फिर असंख्य बार का संकेत। ओके, पांचवा क्वेश्चन, यूं तो बच्चों की गुड़िया भी भोली मिट्टी। तो यहाँ पे ये जो बात है, यूं तो बच्चों की गुड़िया भी भोली मिट्टी, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ये है कि जो मूक मिट्टी है इसको मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार रूप प्रदान कर सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था जो कुम्हार था, ठीक है, उसने दिए बनाया, मटका बनाया या फिर कुछ और बना दिया। ठीक है, तो जो मिट्टी है वो बोल तो सकती नहीं, तो मनुष्य इसको इच्छा अनुसार अपना रूप दे सकता है। तो इसीलिए इसे बच्चों की गुड़िया भोली मिट्टी कहा गया है। ओके, छठा क्वेश्चन, पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है। तो पेड़ पौधों का लहराना क्या दर्शाता है, मिट्टी की क्रिया को, थिरकना। अर्थात जो पेड़ पौधे हैं जब वो लहराते हैं, झूमते हैं, तो ये मिट्टी के थिरकने को दर्शाते हैं। ठीक है, आपका सातवां क्वेश्चन, अनेक रूप धारण करने के बाद फिर मिट्टी में विलय होना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट होता है। यानी कि मिट्टी जो है वो विभिन्न प्रकार के रूप लेती है, ठीक है, लेकिन अंततः वो मिट्टी में ही वापस मिल जाती है। तो ये किससे बेसिकली स्पष्ट होता है, होकर लगकर ठहराए, कितने रूपों में कुटी पिटी, लेकिन धरती चिर उर्वर नहीं, बल्कि किससे, 100 बार बने 100 बार मिटे, इससे होता है। 100 बार बनती है, 100 बार मिट्टी मिटती है। कविता का संदेश क्या है, तो संदेश सिर्फ इतना है कि मिट्टी की महिमा के द्वारा लोगों को प्रेरणा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अब जो है हमारे ये अभिव्यक्ति और माध्यम वाले क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चे अब क्या करना, क्वेश्चन आपका जो थर्ड है और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन सभी क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज हैं, आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यूज क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर करना, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में जो नेट पत्रकारिता थी ये किसके साथ में आरंभ हुई थी। तो हिंदी में नेट पत्रकारिता हुई थी बच्चों वेब दुनिया के साथ में। ठीक है, ऑप्शन आपका गा राइट है। देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताता चलूंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। ओके, सेकंड क्वेश्चन, टेलीविजन के लिए जब भी खबर लिखी जाए तो इसकी मौलिक शर्त क्या है। अर्थात जो टीवी में खबरें आती हैं इसको जब लिखा जाता है तो इसकी मौलिक शर्त क्या होती है। मौलिक शर्त ये होती है कि टेलीविजन में दिखाई जाने वाली खबर का जो दृश्य है उसके साथ लेखन करना चाहिए, यानी कि जो दृश्य दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से लेखन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब कविता लेखन में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, इन सभी का एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप होता है कविता लेखन में। तो ये बेसिकली किसकी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं किसकी हैं, ये विशेषताएं हैं छंद की। किसकी, छंद की। अब यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो पहला कथन दिया हुआ है बच्चों कि जो बिंब है और छंद, छंद की परिभाषा ऊपर पड़ी, ये सभी जो है वो कविताओं की इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, यानी कि छंद और बिंब ये कविताओं को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। कविता की भाषा, बिंब, छंद, संरचना, ये सभी परिवेश इर्द गिर्द आपस के घूमते हैं। तो यहाँ पे आपको बिंब और छंद की उपयोगिता क्या है, तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए 3 नंबर में या 2 नंबर में कि बताओ बिंब की और छंद की क्या उपयोगिता, तो ये 4 पॉइंट लिख देना। ओके, वेल ऑप्शन आपके सारे सही हैं, तो ऑप्शन घ वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है बच्चों, मुद्रित माध्यम की खूबी है। तो मुद्रित माध्यम की खूबी क्या है कि मुद्रण में लिखे हुए जो शब्द होते हैं वो स्थायी होते हैं। किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित हम रख सकते हैं। किसी भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले या फिर बाद में पढ़ सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर घ आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो इससे पहले देखो आपके क्वेश्चन थर्ड के 5 एमसीक्यू आपको समझ में आ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। अब फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है ये जो हमारी सेकंड मतलब भाग 2 है, अंतरा भाग 2, इसकी पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, काव्यांश वाले से।
तो काव्यांश क्या दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, उस काव्यांश को पढ़ना है, फिर उससे संबंधित 5 MCQs दे जाएंगे, उसका आंसर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये काव्यांश दिया गया है, कुसुमुति कानन हेरी कलमुखी मुद रहे दुनियान, यानी कि जो विद्यापति के पद हैं आई थिंक वहां से लिया गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विद्यापति के पद से ही है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, उपरोक्त विद्यापति के पदों में नायक और नायिका कौन है। तो नायक कौन है यहाँ पे, नायक है भगवान श्री कृष्ण और नायिका है परमेश्वरी राधा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, राधा जी अपने प्रिय यानी कि अपने प्रिय कृष्ण के बारे में किसे बता रही हैं। तो राधा जी अपने प्रिय के बारे में किसे बता रही थी, ये बता रही थी अपनी सखी को। किसको, सखी को। ओके, थर्ड क्वेश्चन, नायिका भूमि पर बैठने के बाद उठ नहीं पाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि विरह की जो पीड़ा है उसने उसे अत्यधिक कमजोर कर दिया है, इसकी वजह से नायिका एक बार बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती है जल्दी से। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, उपरोक्त पंक्तियों में कलमुख शब्द जो है इसका क्या अर्थ है। तो कलमुख यानी कि कमल के समान मुख वाला। ठीक है, कमल के समान मुख वाला, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कुसुमुति कानन हेरी कलमुखी। अब ये जो आपने अभी आपने ये सेंटेंस पढ़ा, इसमें बेसिकली अलंकार कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे, कुसुमुत कानन कमल, तो का जो है एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, और जब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला समझ में आ गया, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था काव्यांश वाला। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये अंतरा भाग 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये गद्यांश से रिलेटेड है आपके चैप्टर से, और ये हर की पौड़ी, जैसे आपने सुना हर की पौड़ी यानी कि दूसरा देवदास से लिया गया है। ठीक है, जिसकी राइटर है ममता कालिया जी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला ये बच्चों कि किस कहानी का कथ्य विषय वस्तु भाषा शिल्प बेजोड़ है। तो किस कहानी का कथा मतलब जो कथ्य विषय वस्तु भाषा शिल्प सबसे ज्यादा बेजोड़ है, तो वो है दूसरा देवदास की। ठीक है, दूसरा देवदास कहानी के जो कथ्य हैं इसको किस धार्मिक और पवित्र स्थल के इर्द गिर्द रचा गया है। तो वो कौन सा स्थल है भाई, जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, हर की पौड़ी और मनसा देवी। ओके, क्वेश्चन थर्ड, 5 बजे जो फूलों के जो दोने का दाम था वो 1 रुपए था, अचानक से वे 2-2 रुपए के हो गए थे, ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय फूलों की मांग बढ़ जाती है। 5 बजे के आसपास लोग कम होते हैं तो फूल 1-1 रुपए में बिक रहे थे, लेकिन जैसे 7 से 8 बजे ठीक है सूरज निकला, वैसे लोग और भी आने लगे, तो अब मांग ज़्यादा बढ़ गई, लोग भी ज़्यादा बढ़ गए, तो कीमत भी बढ़ी जाएगी, है ना, आपने इको में पढ़ा होगा। उसके बाद फोर्थ है, प्रस्तुत पाठ में जो गंगा पुत्र शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया गया, या फिर गंगा पुत्र की उपाधि किससे दी गई है। ठीक है, तो गंगा पुत्र जो है वो बेसिकली जो गोताखोर थे, ठीक है ना, गोताखोर, इनके लिए किया गया है। लेकिन अब बताना यह है कि गंगा पुत्र की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है, गोताखोर को। वैसे महाभारत में जो भीष्म पिता है उन्हें गंगा पुत्र कहा जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे गोताखोर है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, पूजा पाठ में नियमित आस्था किसकी नहीं थी। तो किसकी नहीं थी, संभव की नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जाता है मंदिर में और वहीं पे इसका पारों के साथ में प्रथम आकर्षण होता है जब वो कलावा बंधवाने के लिए जाता है। ठीक है, ये चीज थी। ओके बच्चों, 5वां आपको समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ये हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 इससे है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन 6 में एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन क्या है, सुभागी रात भर कहाँ छिपी रही। तो भैरव की मार से बचने के लिए सुभागी कहाँ छिपी रही थी, मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में। ठीक है, सेकंड, निम्नलिखित में से सूरदास की कौन सी अभिलाषा नहीं थी। तो सूरदास जो है वो पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करवाना चाहता था, गांव के लिए कुआं बनवाना चाहता था, लेकिन अपनी आंखें ठीक करवाना ये उसकी अभिलाषा कभी नहीं रही थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, शरद में कौन सा फूल खिलता है। तो वो फूल है बच्चों हरि सिंगार। कौन सा खिलता है, हरि सिंगार। अब क्वेश्चन 4, यहां पे क्या करना है, हमें एक जानकारी दी गई है। अब इस जानकारी के माध्यम से सांप का जो प्रकार है, सांप का जो टाइप है, हमें इसकी पहचान करनी है। तो देखिए ये एक ऐसा सांप है
जो कि बहुत ही लंबा होता है और यह है विषहीन होता है। यदि मुंह से कुछ पकड़कर अपनी पूंछ मार दे तो वह अंग बस सड़ जाता है। तो बेसिकली ये कौन सा सांप है? ये होता है बच्चों धामिन। कौन सा होता है? धामिन होता है। क्वेश्चन 5, बिस्कोहर की माटी पाठ जो है वो किस विधा में लिखा गया है? तो बिस्कोहर की माटी पाठ जो है वो लेखक विश्वनाथ की आत्मकथा ही तो है ना? तो ग वाला आपका राइट है। 6th क्वेश्चन, लेखक विश्वनाथ ने अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना के लिए किसका चयन किया है? यानी कि जब वो बचपन में एक लड़की को, एक स्त्री को देखता है जो कि उससे 10 वर्ष बड़ी होती है, तो उसने उसके लिए किसका साथ लिया है, किसके चयन किया है? जूही और चांदनी, इन दो का साथ लिया उसने। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन एमसीक्यू वाला, लेखक प्रवास जोशी के अनुसार गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो गांधी सागर बांध किस पे बना था बच्चों? चंबल नदी पे। किस पे? चंबल नदी पे। तो इस प्रकार से आपका ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से बच्चों इस पेपर का जो हमारा सेक्शन ए था, ठीक है, सेक्शन ए, वो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब इससे पहले कि हम सेक्शन बी को डिस्कस करें, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये कि हमने आपके हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम के लिए, पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए और हिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट के 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को रेडी किया है। और इन सैंपल पेपर के अंदर 4 से 5 साल का हमारा जो टीचिंग का अनुभव है वो लगाया है और फिर हमने इन सैंपल पेपर को रेडी किया है। और इनके अंदर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को बाय कीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। ठीक है, बाय करने के लिए क्या करना है बच्चों, आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, पर प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट के 20+ सैंपल पेपर का वो है 199। ठीक है, लेकिन हमने एक डिस्काउंट कूपन कोड लिया है, ठीक है, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जल्दी खरीदना चाहते हैं या फिर जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोड है GSK10। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिखो, ठीक है, और हाई के मैसेज के साथ में ही कोड लिख देना JSK10, तो आप उस कैटेगरी में पहुंच जाओगे जहां पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैसेज के साथ में लिख देना, तो आपको 10 नहीं, ये तो 11th के थे, 20 सैंपल पेपर जो है हर एक सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। केवल एक सब्जेक्ट का प्राइस आपका 199 था, कोड GSK10 के साथ में आपको 99 में मिल जाएगा। लेकिन आप तीनों एक साथ खरीदते हो तो कॉम्बो ऑफर है आपके लिए कि तीनों सब्जेक्ट आपको विदिन 269 में मिल जाएंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट पे आपकी 10 रुपए की अच्छी खासी बचत हो जाएगी। ठीक है, और आज के टाइम पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा मैथ लगाऊं तो 4 रुपये 90 में आपका एक सैंपल पेपर बनता है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि डील में कोई यहाँ पे खराबी है, बहुत अच्छी डील है, जाइए बाय कीजिए और तैयारी अच्छी कीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे खंडवा जो है बच्चों, अब हमारे यहाँ से शुरुआत हो जाता है आज के इस पेपर का। खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 3 शीर्षक में से किसी एक शीर्षक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है 5 नंबर का। तो आइए देखते हैं, हमारे शीर्षक 3 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, पहला जो शीर्षक है भारतीय समाज में बेटियों के सम्मान का महत्व, तो इसे हम इस वाले में समझेंगे। स्वच्छता भारत अभियान की एक राष्ट्र सेवा, इसको मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। प्रौद्योगिकी का समाज पे प्रभाव, इसको हम अगले पेपर में समझ लेंगे। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं। रचनात्मक लेखन, भारतीय समाज में बेटियों के सम्मान का महत्व। भारतीय संस्कृति में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, उन्हें परिवार की शान और आनंद का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में बेटियों को सम्मान दिया जाता रहा है। बेटियों के सम्मान का एक महत्व है। बेटियां परिवार की रक्षा करती हैं, बेटियां अपने माता पिता और भाई बहनों की रक्षा करती हैं, वे परिवार को खुशी और समृद्धि प्रदान करती हैं। बेटियां समाज को आगे बढ़ाती हैं, बेटियां समाज में शिक्षित और सशक्त बनकर समाज को आगे ले जाती हैं। बेटियां समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं, बेटियां राष्ट्र की संपत्ति होती हैं। बेटियां राष्ट्र की संपत्ति हैं, वे राष्ट्र की प्रगति विकास के महत्वपूर्ण में भूमिका निभाती हैं। भारतीय समाज में बेटियों के सम्मान के लिए कई प्रयास किए जाते रहे हैं। सरकार ने बेटियों की रक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे न जाने कितने अभियान चलाए हैं। बेटियों के सम्मान के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि कुछ असामाजिक गतिविधियां कर दे रहे हैं।
हमें बेटियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयास करना होगा, हमें उनको शिक्षित करना होगा, हमें उनको ऐसे पदों तक पहुंचवाना होगा जहां पे पहुंचकर वो आइडियल बने उन महिलाओं के लिए, उन बेटियों के लिए, उन औरतों के लिए जो समाज में अभी भी पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पे हम समाज में बेटियों को, औरतों को, महिलाओं को अच्छा सम्मान प्रोवाइड करवा सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय समाज में बेटियों के सम्मान का महत्व है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ पे इसमें 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, लेकिन हमें कोई 2 करने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में जो टेलीविजन माध्यम है इसकी आपको खूबियां बतानी है और इसकी आपको खामियां बतानी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेलीविजन माध्यम की, अरे ये कहाँ चला गया, टेलीविजन माध्यम की खूबियां क्या है। तो खूबियां क्या है भाई, विश्व की घटनाओं को हम घर बैठे सीधे लाइव प्रसारण देख सकते हैं। कोई भी घटना हो रही है, जैसे अभी वॉर हो रहा था 2 कंट्री का, ठीक है, उसके बाद में कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है या फिर आउट ऑफ इंडिया कोई मैच हो रहा है क्रिकेट का, तो उसको देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। टेलीविजन के माध्यम से हम अपना मनोरंजन भी करते हैं, हम ज्ञानवर्धन भी करते हैं। टेलीविजन में देखने और सुनने का हमें आनंद मिलता है, हम देखते भी हैं चित्रों को और सुनते भी हैं। इसके माध्यम से जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं, इन दोनों के लिए ही कार्यक्रम होते हैं, दोनों ही देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। टीवी में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा जो दृश्य हैं, जो तस्वीरें हैं, इनकी ज्यादा महत्वता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कमियों की। तो हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो इसीलिए संचार के माध्यम के जितने भी पहलू उसके भी 2 पहलू हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें टीवी में एक समय सीमा होती है किसी भी मूवी की, किसी भी नाटक की, किसी भी न्यूज़ की, इसीलिए यह एक रेखीय माध्यम है। टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधना कठिन कार्य है। हालांकि रेडियो से तो अच्छा है, लेकिन टेलीविजन भी कितना देखेगा बंदा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पूरे दिन तो नहीं देखेगा ना, तो बांधना बहुत कठिन है। एक बार एक मूवी देख ली तो फिर मन ही नहीं करता टीवी देखने का, है ना। इसमें दृश्य श्रव्य यानी कि विजुअल शब्द वाइड संतुलन बनाना बहुत कठिन है, यानी कि जो दृश्य है और श्रव्य, इसके लिए जो विजुअल वाइड्स होते हैं उसको संतुलन में बनाना, इनकी बोलने के साथ में जो दिखाया जा रहा है वो मैच करे, ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है। कार्यक्रम का कई बार सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म देता है। कैसे, जैसे कहीं कोई अहिंसक आंदोलन हो रहा है, ठीक है, वहां पे पुलिस ने कार्यवाही कर दी और उस अहिंसक आंदोलन के जो समर्थक थे वो तो जहां रहते हैं अन्य देश में कहीं पे भी, तो वो भी दंगा करने लग जाएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी कम्युनिटी के साथ में ऐसा हो रहा है। तो कई बार सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। ठीक है, टीवी के माध्यम से नग्नपन, हिंसा, रोमांस, इसको प्रोत्साहन मिलता है और भाषा के विस्तार की संभावना कम रहती है। इसीलिए लोग जो है वो इन टीवी सीरियल्स को देख देख के बहुत ही ज़्यादा अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, टीवी के माध्यम में लाभ को ध्यान में रखकर जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, समझ गए। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, विशेष रिपोर्ट क्या होती है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन और विश्लेषण तथा व्याख्या के आधार पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं उसे बोलते हैं। अब ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली है खोजी रिपोर्ट अर्थात जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं को, उन तथ्यों को छानबीन करके जनता के सामने लाता है जो कि उससे पहले कभी ना लाए गए हों, उसे खोजी रिपोर्ट बोलते हैं। सेकंड है इन डेप्थ, सार्वजनिक रूप से जो भी तथ्य मिलते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, उन तथ्यों, उन सूचना, उन आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है, तब उनको जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी रिपोर्ट को इन डेप्थ बोलते हैं। फिर है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में बताई गई घटना या समस्या से जुड़े हर एक तथ्य को बहुत ही विस्तार से विश्लेषित किया जाता है, उसको बोलते हैं। फिर होता है विवरणात्मक, इसमें क्या होता है, जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन हो और एक छोटे से छोटे, बारीक से बारीक जो तथ्य है इसको घटित किया जाए, इसको विवरणात्मक रिपोर्ट बोलते हैं। तो खोजी विशेष रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट के 4 प्रकार कौन से समझ गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारीय विशेषज्ञता तथा एंकर बाइट से क्या तात्पर्य है। तो पत्रकारीय विशेषता भी आपसे अलग से पूछ सकता है, एंकर बाइट अलग से पूछ सकता है। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं। पत्रकारीय विशेषज्ञता, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने पर किसी विशेष विषय की जानकारी और अनुभव के आधार पर समझ को उस सीमा तक विकसित करना कि उन विषयों में सटीक जानकारी दी जा सके तथा विश्लेषण किया जा सके, इसे पत्रकारीय विशेषज्ञता बोलते हैं। यानी कि
व्यावसायिक रूप पे प्रशिक्षित तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को अपने विषय की इतनी ज्यादा नॉलेज है, वो किसी भी समस्या, किसी भी घटना की जानकारी सटीक और उसका विश्लेषण अच्छा कर सकता है। इसको पत्रकारिता विशेषज्ञता बोलते हैं। फिर एंकर वाइट क्या होता है? एंकर वाइट टीवी खबरों का एक छोटा सा चरण होता है। किसी भी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य के दिखाने के साथ ही घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या फिर संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। इसको एंकर बाइट बोला जाता है। एक टीवी खबर का जो है ना, न्यूज जो आती है, उसी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी घटना की सूचना देने और दृश्य दिखाने के साथ साथ घटना के जो व्यक्ति वगैरह हैं, इनको दिखाना, सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, जो न्यूज़ दी जा रही है वो एकदम सटीक है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है? कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक की आवश्यकता के अनुसार प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है? इन्हीं 2 तरीकों का वर्णन उदाहरण से बताइए। अर्थात कहानी के जो पात्र होते हैं, इनका चरित्र चित्रण कथानक की आवश्यकता के अनुसार प्रभावशाली ढंग से होता है। तो कोई 2 तरीके बताने हैं, तो 2 नहीं, 3 नहीं, कई तरीके हैं, जिसमें से क्वेश्चन के हिसाब से मैं 2 ही बताता हूँ। कहानी के पात्रों का जो चरित्र चित्रण है, ये कथानक की आवश्यकता के अनुसार होता है, जिसमें कहानीकार के द्वारा पात्रों के गुणों का बखान, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर शिवम मिश्रा शहर जाने माने डॉक्टर हैं। लगभग 25 वर्षों में वे मरीज के लिए अब भगवान बन चुके हैं। तो ये हो गया डॉक्टर शिवम मिश्रा के जो उसके क्या नाम है, चरित्र का चित्रण। अब कार्य, तो पात्रों के कार्य जो है वो उनके गुणों से ही अपने आप निकल कर आ जाते हैं। जैसे सड़क पर पड़े खून में लथपथ मोहित को देखते ही डॉक्टर शिवम मिश्रा ने उसे अपनी कार में लिया, फिर अस्पताल पहुंच गए और तुरंत उसका इलाज किया। तो पात्र का कार्य क्या हो गया डॉक्टर मिश्रा का, कि वो उसको उठाया, फिर लेके गया, इलाज किया। तीसरा, किसी पात्र के द्वारा अन्य पात्र का चरित्र चित्रण अपने संवाद के माध्यम से करना। जैसे मोहित जब ठीक हुआ तो वो घर गया, फिर उसने घर पे अपनी बात की कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पड़ा हुआ था, फिर डॉक्टर शिवम मिश्रा आए, उन्होंने मुझे उठाया, लेके गए, मेरा इलाज किया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाकई में भगवान होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कविता लेखन में बिंब और छंद, इसका क्या महत्व होता है? तो कविता लेखन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी नाटक का एक क्वेश्चन नहीं लिया मैंने इसमें, तो नाटक के बारे में पेपर नंबर 6 में आपको समझाऊंगा। ओके, तो बिंब और छंद कविता की जो इंद्रियां हैं, इसको पकड़ने में सहायता करते हैं। छंद बेसिकली होते क्या हैं? तो वर्ण, विभिन्न प्रकार की मात्राएं, लय, बोलने की गति, ये इन सभी का एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप होते हैं, जो कि कविता का रूप प्रदान करते हैं। यानी कि कविता को कविता बनाने के लिए छंद और बिंब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बाहरी संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में परिवर्तित होती हैं, और छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय निर्वाह असंभव है। कविता की भाषा, बिंब, छंद, संरचना, ये सभी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसीलिए इन्हीं के अनुसार भाषा, बिंब, छंद का चयन किया जाता है। ठीक है, तो बिंब और छंद की क्या इंपॉर्टेंस है, अब आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये अंतरा भाग 2 के जो काव्य खंड है उससे संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के 3 है, आपको किन्हीं 2 का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह का जो काव्य है दिशा, आपको इसकी मूल संवेदना बतानी है। मूल संवेदना यानी कि आपको उसका प्रतिपाद्य बताना है। अब यानी कि जो कविता का मेन पार्ट है, जो भाव है, वो आपको बताना है। तो दिशा कविता का प्रतिपाद्य, देखो प्रतिपाद्य शब्द आ जाए या फिर मूल संवेदना आ जाए, आंसर एक ही लिखना है। ओके, दिशा का प्रतिपाद्य। दिशा जो है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कवि केदारनाथ की लघु कविता है। इसमें बच्चों को निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण, यानी कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही सरल हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का छल नहीं है, ऐसा भाव इस कविता में दिखाया गया। इस कविता में कवि जो है वो पतंग उड़ाते हुए बालक से ये पूछता है कि ए बच्चे, ये बताओ कि हिमालय किधर है। अब 4-5 साल के बच्चे को क्या पता है हिमालय कहाँ है?
तो इस पर बालक पता है क्या कहता है, बालक कहता है कि जिधर मेरी पतंग उड़ रही है उधर ही है हिमालय। तो यहाँ पर जो है ना वो कवि ये समझ जाता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी सोचने की क्षमता है, उसका एक तरीका है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक अलग अलग बेसिकली वे है, वे ऑफ थिंक है। ओके, ये चीज है। सेकंड क्वेश्चन, कार्नेलिया के गीत इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किन किन विशेषताओं को संकेत किया है? तो आपको कई बार मैं बता चुका हूं, मिड टर्म में भी एक क्वेश्चन आपको करवाया था। तो सबसे पहला था कि भारत पर सूर्य की जो किरण है ये सबसे पहले पहुंचती है, ये दर्शाता है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है, ये दर्शाता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो अपरिचित होता है, कहीं किसी और देश से आता है, तो उसे भी यहाँ पे प्रेम पूर्वक सम्मान दिया जाता है। जैसे आपने वो गाना सुना ना शाहरुख खान का, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, जो कहीं से आता है वो यहीं का हो जाता है ना। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। नित्य वसंत को सुशोभित और लालिमा से युक्त इस देश में क्षितिज को भी सहारा मिलता है। अगर धरती कहीं सुनहरी सुंदर लगती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में। भारत के लोगों के अंदर दया है, करुणा है और सहानुभूति की भावनाएं हैं। भारत की संस्कृति महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो आपका ये जो खा वाला है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रसाद जी ने कौन कौन सी विशेषता बताई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता क्या है? तो भाई बसंत आया कविता जो है इसमें कवि की प्रमुख चिंता क्या है? तो ध्यान से पढ़ो। कविता की मतलब ये जो कविता है बसंत आया, इसमें कवि की चिंता ये है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से जो नाटता है ना वो टूट सा गया है। अब ऋतुओं का आना अनुभव से नहीं बल्कि कैलेंडर से पता चलता है। मौसम आना, किसी भी जो हमारी 3-4 ऋतुएं हैं इनका आना अब हमें अनुभव से नहीं पता चलता बल्कि कैलेंडर से पता चलता है। कभी को भी वसंत आना कैलेंडर से ही पता चलता है। इसीलिए हमारी आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति से प्राप्त होने वाले आनंद से हमें दूर कर दिया है। हम इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने जीवन में कि मनुष्य को प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का पता ही नहीं चलता है। जिस प्रकार से कवि वृक्षों से गिरते पत्ते, कूकती कोयल, फूलों के खिलने, शीतल वायु के बहने, ठीक है, और जंगल वगैरह इसके बारे में पहले जानता था, लेकिन आज मानव इन सभी से दूर हो गया है, कट गया है, पता ही नहीं है उसे इसके बारे में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसको लेके ना बहुत सारे बच्चे कमेंट में बार बार कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर जी जो सैप्रसंग व्याख्या होती है इसे थोड़ा अच्छे से समझा दो। तो मैंने हर बार पेपर में आपको एक सैप्रसंग व्याख्या बहुत अच्छे से समझाई है हर एक पेपर में, और आपकी यही बात रही तो आपके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा सैप्रसंग व्याख्या की। ठीक है, टेंशन मत लो। तो 6 नंबर की है, 2 व्याख्या है, कोई एक आपको करनी है। तो पहली है यहाँ पे, जैसे बहन दा कहती है ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते वसंत आया, इस प्रकार से। एंड सेकंड जो है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, और लास्ट में इससे मन की लाजगवा यानी कि देवसेना का गीत। तो पहले जो हमें दिया गया है पहले हम उसकी बात करते हैं। तो पहले दिया गया है जैसे बहन दा डैश 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 चलते चलते चलते। ओके, संदर्भ क्या है? संदर्भ में आपको कवि और कविता का नाम बताना है। तो कविता का क्या नाम है? वसंत आया। कवि का क्या नाम है? रघुवीर सहाय। ठीक है, प्रसंग में क्या कहा गया है? तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि को वसंत के आगमन का जो ज्ञान है ये प्राकृतिक परिवर्तन और बहने वाली हवा से होने लगता है, इसको बताया गया। व्याख्या कैसे करेंगे? तो व्याख्या लिखेंगे इस प्रकार से। इस अंश में कवि कहता है कि वसंत आने के बारे में उसकी बहन बताया करती थी। वह सुबह सुबह फुटपाथ पर चला जा रहा था। उसे रास्ते में किसी बड़े घर जहां अशोक का पेड़ था वहां की किसी चिड़िया की कुकुहाने की आवाज सुनाई दी। वह सड़क के किनारे पर चल ही रहा था कि उसने देखा कि किनारों पर लाल बाजरी सी बिछी हुई है। उसके पैरों के नीचे से पत्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी, जिससे कुछ पत्ते पीले पड़े थे, कुछ बड़े बड़े इधर उधर गिरे थे, किसी ऊंचे वृक्ष से गिरे हुए पत्ते थे। लगभग सुबह 6 बजे के आसपास का वह समय रहा था जब कभी कोई इन सारी चीजों का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो जो सुबह है वो स्त्री रूप में गर्म पानी से नहाकर आई हो, अर्थात हल्की हल्की गर्मी सी हवा लग रही थी। उसी समय हवा फिरकी की तरह घूमती हुई आई और चली गई। तब कवि को पता चला कि वसंत आ गया, लेकिन इतने पर भी कभी श्योर नहीं हुआ। तो कवि घर गया, फिर उसने कैलेंडर देखा, तब उसको कंफर्म हुआ कि हाँ भाई वसंत आ गया है।
ठीक है, अर्थात कवि को वसंत के आगमन का ज्ञान वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तन से होता है, ये बात कही गई है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये व्याख्या हो गई। अब इसमें विशेषता कैसे लिखोगे, तो विशेषता क्या क्या बताई गई हैं देख लो। वसंत ऋतु के समय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सरल सहज प्रभाव में खड़ी बोली है। कवि ने जो है वसंत की ऋतु है उसका खास करके उसकी सुबह का रोचकता से वर्णन किया है। देशज शब्द है, तत्सम तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब यहीं पे आती है हमारी दूसरी व्याख्या वाली देवसेना का गीत, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर इससे मन की लाज गवाई। अब इसको देखो, मैं पहले भी समझा चुका हूं, तो बस आप यहां से पढ़ लो। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर डैश 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 मन की लाज गवाई। तो काव्य कौन सा है, देवसेना का गीत। कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। प्रसंग क्या है कि देवसेना जो है वो अपने अंतिम क्षणों में ये पुकार लगाती है कि हे संसार, अब मैं इस प्रेम से थक चुकी हूँ, ये मुझसे नहीं समझेगा, इसे वापस ले लो। तो बस इसी की हमें व्याख्या कर देनी है। ये रही आपकी व्याख्या, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, फिर आपकी विशेषताएं आ जाती हैं। अब विशेषताओं के बारे में, चित्रण क्या है, भाषा कैसी है, अलंकार क्या है, रस कैसे है, कविता कैसी है, और किस प्रकार की बोली है, तो वो बता देंगे। हो गया आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारा 12 आ जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर से संबंधित है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। इसमें 2 नंबर के 3 क्वेश्चन है, कोई 2 आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, बालक बच गया पाठ, इसकी मूल संवेदना क्या है। तो मूल संवेदना यानी कि प्रतिपाद्य संवेदना ये है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को गुलेरी जी के द्वारा राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक माना गया है। ये कहते हैं कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है ये राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा घातक है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि धर्म, विज्ञान, प्रकृति और पौराणिक व्यवहारिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, ना कि तुम उसे सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों का ज्ञान दिखाए जाओ। लेखक बचपन को जीवित रखते हुए बच्चों को शिक्षित करने के पक्षधर में है, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि अराफात ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय भी हैं जितने कि आपके लिए हैं। इस कथन के आधार पे गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो आइए भाई प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस कथन से ये पता चलता है कि गांधी जी जो थे ना, वो भारत के ही नेता नहीं थे, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के, हर उस देश के नेता थे जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी की सहानुभूति फिलिस्तीन के प्रति थोड़ी ज़्यादा थी। फिलिस्तीन की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे वो। ठीक है, वे एक भावना में ज़्यादा विश्वास रखते थे। कौन सी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार ही मेरा परिवार है। वो इसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उन्हें समस्त विश्व में लोकप्रियता प्राप्त हुई। अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो चैप्टर 3 है आपका, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। कैसे 1921 के बाद में वो एक देश के ही नहीं, मतलब एक जननेता के रूप में कैसे उनका उदय हुआ था। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके आप आंसर बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, संभव को प्रथम बार देखने के पश्चात अर्थात प्रथम दृष्टि के प्रेम के बाद पारो की मन स्थिति बताइए। पेपर नंबर जो 4 था उसमें आपको मैंने जो संभव था इसकी स्थिति बता दी थी। अब इस 5 में पारो की स्थिति डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था आइए समझते हैं। तो पारो की मनोदशा, तो पहला जो आकर्षण था जब वो कलावा बंधवाने जाता है, असंभव तो ये भी पहुंच जाती है, और पुजारी जो होते हैं वो उसको जोड़ा मान लेते हैं, तो बोलते हैं सदा सुखी रहो, कुछ ऐसा ऐसा देते हैं। तो लड़की जो है वो दूर खड़ी हो जाती है छिटक कर, फिर चली जाती है, ऐसा कुछ था, है ना। अब देखो पारो की मनोदशा, पारो की मनोदशा संभव से कुछ ज्यादा भिन्न नहीं थी। वह स्वयं भी उसके आकर्षण में बंध चुकी थी। युवा मन का निश्चल प्रेम केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। जहां संभव एक झलक के लिए व्याकुल था, वहीं पारो भी। मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया। अब ध्यान से सुनो, एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि मनोकामना की गांठ अनूठी होती है, इधर बांधो उधर लग जाती है। तो उसका आंसर अब आपका यहां से इतनी लाइनों में है। ठीक है, तो मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया, तो वह आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गई। सफेद साड़ी में उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि उसे भी इसी बात की प्रतीक्षा थी। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम और अधिक दृढ़ और स्थायी होता चला गया। किसका, पारो का। और फिर देवी देवताओं में संभव का भी विश्वास जाग गया था, इसी वजह से मनोकामना की गांठ पूरी हो गई थी, है ना। ये चीजें थी। तो आपको समझ में आ गया आपका ये 12वां वाला। चलिए
13 की बात कर लेते हैं। अब 13 जो है वो सप्रसंग व्याख्या है। अब सप्रसंग व्याख्या ये आपके चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि विकास का उजला पहलू अपने बीते कल व्यापक कितने विनाश अंधेरा, कुछ ऐसा है। अब ये बेसिकली लिया किससे गया है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये लिया गया है, क्या नाम है, जहाँ कोई वापसी नहीं। ठीक है। अब जब व्याख्या करोगे ना, जो सप्रसंग व्याख्या का एक पार्ट होता है व्याख्या वाला पॉइंट, इस व्याख्या पॉइंट में आप ये पूरी बात लिख दो और इसमें और 3-4 लाइन जोड़ दो, बस 3-4 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे आपको। बाकी कुछ चीज़ें ध्यान में रखो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये जो 3-4 वर्ड हैं, पहले वो लिखो, विकास का यह उजला पहलू, फिर डैश 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 असफल रहा था। संदर्भ क्या है, तो पाठ का नाम क्या है, जहाँ कोई वापसी नहीं। लेखक है निर्माण वर्मा, नहीं निर्मला वर्मा। ठीक है, लेखक निर्मला वर्मा जी। प्रसंग क्या है, यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि आज मनुष्य ने विकास के नाम पर किस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित किया है, लोगों के विस्थापित होने पर उन्हें मजबूर कर दिया है। भारत में औद्योगिकरण तथा पश्चिम की तुलना जो है ये की गई है। ठीक है, तो पॉल्यूशन, विस्थापन और तुलना, ये 3 बातें हैं। अब व्याख्या कर देंगे, तो व्याख्या कैसे करेंगे, जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त होती है तब भारत में अधिकतर लोग जो थे वो अनपढ़ थे तथा गरीब थे। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा पॉलिटी में, मात्र 14% केवल, मैं वोटर की बात कर रहा हूं, उसमें जो वोटर थे ना उसमें 14% साक्षर थे केवल। ठीक है, अब ऐसे लोगों को 200 सालों तक स्वतंत्रता का मतलब नहीं पता था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पश्चिम की संस्कृति थी, इसको बढ़ावा दिया जा रहा था, उसे लोगों से पालन करवाने के लिए कई तरीके अपनाए गए, लेकिन अंग्रेज अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद भी अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी संस्कृति कॉलोनी बनाने में असफल रहे थे। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में अंग्रेजों को पता चल गया कि आने वाले कुछ ही सालों में हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में भारत की संस्कृति विरासत रिश्तों में जीवित थी, जो मनुष्य को उसकी धरती, उसके जंगलों और नदियों से जोड़ता है। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना, ट्रेजेडी यह है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्राकृतिक, मनुष्य और संस्कृति के बीच का जो नाजुक संतुलन था किस तरह से नष्ट होने से बचाया जा सकता है, ये कहा गया। इस ओर हमारे पश्चिमी शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं आया। ठीक है, और कुछ बातें हैं। फिर विशेष आ जाएगा, तो विशेष में क्या है, उद्देश्यात्मक शैली का उपयोग है और विचारात्मक व चिंतन प्रधान है। भाषा कैसी है, खड़ी बोली है, विषय अनुकूल है। रिहंद बांध से विस्थापन जो इसकी समस्या ये बताया गया है। तत्सम, तद्भव और शब्दावली की अधिकता यानी कि उसका उपयोग देखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पहली वाली व्याख्या जो हो गई, जहां कोई वापसी नहीं है, इसके आधार पे। अब दूसरी वाली व्याख्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, इवन हर एक पेपर में ये वाली बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लो और व्याख्या में आपको दिखा देता हूँ, ये रही देखो। ये बेसिकली गांधी, नेहरू, यासिर अराफत, इससे ली गई है। ठीक है, अब इसे मैं चेंज ही नहीं करता क्योंकि एक इंपॉर्टेंट होती है नई वाली, तो मैं लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आप प्रश्न क्या है इसका, तो संदर्भ में पाठ का नाम गांधी, नेहरू, यासिर अराफत और लेखक बीस साहनी। उसके बाद प्रसंग, फिर आपकी व्याख्या जाती है, तो व्याख्या में आप ये लिख देंगे। ठीक है, और व्याख्या कर दी, फिर आप विशेष बता देंगे और विशेष में बस आप ये लिख देंगे। ओके बच्चों, आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं सबसे आखिरी क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ये है सेकंड वाली बुक अंतराल भाग 2 से। ओके, ध्यान से देखिए, आपको दिए गए 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। तो किन आधारों पर की है, तो लेखक ने माँ और जो बत्तख माँ है, ठीक है, और जो मानव शिशु माँ है, इसकी तुलना करते हुए कई तथ्य सामने रखे। बेसिकली कुछ समानताएं देखी तभी इसने तुलना की। कौन सी, सबसे पहली समानता थी खतरों से बचाना, अर्थात जिस प्रकार बत्तख माँ जो है अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखती है, उसी प्रकार मानव माँ भी अपने बच्चों की ढाल बनकर उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती है। दूसरा है सतर्कता और कोमलता से देखरेख, जिस प्रकार बत्तख माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार से मानव माँ भी बच्चे को डांटते समय इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि कहीं उसके शिशु को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, बस वो जो काम कर रहा है या रो रहा है बस वो चुप हो जाए, बस चोट ना पहुंचे। तीसरा, आने वाले खतरे को भांपना, बत्तख की माँ की जो निगाह है ना
वो सदैव कौवे की ताक में रहती है। इसी प्रकार के मानव माँ भी बच्चे पर आने वाले संभावित खतरों की भांप लेती है और फिर उसकी रक्षा करती है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है? गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं, कथन को पूरा करें विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पे। तो गांव के जो लोग हैं वो प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। देखिए, गांव में जो लोग हैं वो प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल जो है वो केवल गंध ही नहीं देते, वे दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज इन फूलों के द्वारा ही किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का जो संबंध है ये जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं। बेर के फूल सूंघने से बर्रे यानी कि ततैया का डंक झड़ जाता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल फूल जो है ये चेचक में जो रोगी होते हैं इसके समीप रखे जाते हैं। तो कई और तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग जो थे प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर आपने नोटिस की हो, क्या सर? वो ये कि यहाँ पे आपके 4 से 5 MCQ कंप्लीट हुए। कैसे सर जी, कैसे पता आपको? देखो मैं बताऊं। सबसे पहले ये कि जो फूलों की गंध है, ठीक है, फूलों की गंध से महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। दूसरा, जो देवी का फूल है ये कौन होता है? गुड़हल होता है। तीसरा, बर्रे, ततैया आदि के डंक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेर के फूल को सूंघा जाता है। ठीक है, उसके बाद कई अन्य रोगों के उपचार के लिए इसका उपयोग होता है। आम रोगों के लिए आम का फूल। ठीक है, चेचक में जो रोगी होता है इसके समीप कौन से फूल या पत्ते रखे जाते हैं? तो नीम के पत्ते या फूल रखे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग जो थे वो गांव से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से बच्चों आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इवन इस प्रकार से आज का हमारा ये जो सैंपल पेपर था, सैंपल पेपर नंबर 5, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चों। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। बट एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज ही अपने हर एक सब्जेक्ट के जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं अभी के लिए, हिंदी इलेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिस्ट्री जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, इसके 20 सैंपल पेपर्स को आप बाय कीजिए और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर तरीके से बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप इन सैंपल पेपर को करते हो तो आपकी तैयारी नॉट लाइक अ टॉपर, लाइक अ टॉपर प्रो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो आज ही ने बाय कीजिए। बाय करने के लिए करना क्या है, दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करो। और कॉन्टैक्ट तभी करना बच्चों जब आपको बाय करना हो, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सैकड़ों क्वेरीज आती हैं। ठीक है, और हाँ, कॉल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि क्या है कि बच्चे जो हैं वो कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हमने कॉल का सिस्टम भी बंद कर रखा है इसका। ठीक है, तो मैसेज करो, और मैसेज के साथ में आपको पता है क्या करना है? मैसेज के साथ में आपको एक कोड देना है। कौन सा? ये GSK 10 जो ये आपको दिख रहा है ना, ये कोड लिख देना। जैसे हाय लिखोगे, हाय, और ये कोड लिख देना, तो आप पता है उस कैटेगरी में पहुंच जाओगे जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री के 20 सैंपल पेपर आपको 99 में मिल जाएंगे, हिंदी इलेक्टिव के अलग से 99 में, पॉलिटिकल साइंस के अलग से 99 में, है ना। लेकिन अगर आप एक कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हो 3 सब्जेक्ट का एक साथ में, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि यही लो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पे पता है क्या है, 3 आपको सब्जेक्ट 269 में मिलेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट आपको मात्र 89 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितना चीप प्राइस रखा है हमने। अगर आप थोड़ा काउंट करेंगे तो 20 सैंपल पेपर में से एक सैंपल पेपर का प्राइस मात्र आपका 4.90 रुपीज़ निकला है। 5 रुपये भी पूरे नहीं है, इतने में तो कुरकुरा भी नहीं आता आपका। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी डील है, जाओ आज ही बाय करो और तैयारी करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।